जय भीम लगभग महोदय। लगभग 35 हाथ रखी है और सभी ने एक स्वर से कश्मीर के प्रोग्राम को सराहा है, उसकी सराहना की है। उन सबका धन्यवाद। और देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, वो महत्वपूर्ण बात है सबसे जो ज्यादा, वो है कि समाज को इकट्ठा कैसे किया जाए। करने से पहले समाज को तैयार करने वाले लीडरों को कैसे इकट्ठा करके तैयार किया जाए, यही इस चिंतन शिविर का उद्देश्य था, जिसमें भरपूर हमको नई सफलता मिली। एक दिन चर्चा हुई, लेकिन एक दिन की चर्चा भी बहुत गंभीर थी, महत्वपूर्ण थी। हमारे माननीय राष्ट्रीय आचार्य जी ने काफी लंबा समय लेकर सभी को मार्गदर्शन किया था। तो अब सवाल सिर्फ काम करने का है ना, काम करने का है। कमियां छोटी मोटी रहती हैं। जो कमियां मेरे सामने आई, वो दो तीन कमियां सामने आई, जो अभी हमारे शिविर में भी साथियों ने अनुशासन का ध्यान रखते हुए शायद, या ये ध्यान रखते हुए कि कहीं समझ लिया जाए कि मैं विरोध कर रहा हूँ, तो उन्होंने नहीं रखी है, लेकिन मैं रख देता हूँ। एक कमी, एक शिकायत ये मिली लोगों की, जो सीनियर लोग थे, 60 वर्ष 65 वर्ष या 70 वर्ष के, तो कुछ साथियों के रूम में इंग्लिश टॉयलेट नहीं था। इंग्लिश टॉयलेट नहीं था, इंडियन टॉयलेट था। तो इंडियन टॉयलेट के कारण वो ठीक से फ्रेश नहीं हो सकते थे, उनका क्या है। तो ये कुछ उस समय मिला, मैंने जो ऑफिस के लोगों को लगा रखा था कि भाई सबका फीडबैक आपको नोट करना है, तो थोड़ा ये आया, है ना। बहुत बड़ी समस्या नहीं है ये, कुछ लोगों की थी, लेकिन उन्होंने आपस में एडजस्ट कर लिया, या जो कॉमन बाथरूम था, वॉशरूम था, उसका इस्तेमाल उन्होंने कर लिया, है ना। तो हम विशेष रूप से ये आगे जब भी प्रोग्राम करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो, या जिनका शरीर भारी है, उनको इंग्लिश टॉयलेट लगता है, देसी टॉयलेट में उनको परेशानी जाती है। एक ही बात आई फिर सामने। दूसरी बात जो सामने आई, तो कुछ गाड़ी वालों ने तो बहुत अच्छा काम किया है। जैसा जैसा साथियों ने कहा, वैसा वैसा वो उनको घुमाने ले गए, उनके अनुसार वो चले। कुछ गाड़ी वालों ने परेशान किया है, परेशान किया है कि साहब हम तो वहां फला जगह नहीं जाएंगे, हमको तो ऑर्डर नहीं है, हमको तो केवल इतना ही बताया गया है, हम तो इतना ही काम करेंगे। तो ये टूरिज्म स्टेट है। ये टूरिज्म स्टेट में निश्चित रूप से ये तकलीफें मिलती हैं, क्योंकि हम जागरा, जिस आगरा में हम रहते हैं, आगरा भी हमारा इंटरनेशनल टूरिस्ट टूरिस्ट है। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि इस तरह की अ, बदतमीजी कुछ लोग करते हैं। एक ये रहा है। प्रशंसा भी किया हमारे साथियों ने कि उन्होंने कहा साहब वहां चलो वहां चलो, तो वो बेचारे लेके गए और उन्होंने उनको अच्छा टिप्स भी दिया। 1-1 हजार, 2-2 हजार, 4-4 हजार, सब लोगों ने कलेक्शन करके टिप्स भी उनको दिया है। ये रहा। आ, तीसरा रहा, जैसा दशरथ मौर्य साहब ने कहा था कि भाई खान पान का ध्यान रखा जाए। निश्चित रूप से हम लोग आज तक जितने प्रोग्राम किए हैं उसमें वेजिटेरियन ही रहता है ना। मान्य बादल सिंह वर्जी से भी मेरी शुरू शुरू में इस विषय को लेकर बात हुई थी, तो उन्होंने भी कहा कि सर ऐसा करना कि वेजिटेरियन ही रखना। हमने कहा ठीक है, ये रहता है। जब प्रोग्राम एक दिन का हो गया और बाकी 3 दिन का घूमना फिरना तय हो गया,
तो फिर हमने ऐसा सोचा कि भाई बुद्ध वंदना त्रिशरण पंचशील तो 22 जून को रहेगा। 22 जून को ही हमारा चिंतन शिविर रहेगा, एंजॉय करेंगे। एंजॉय करेंगे तो ठीक है, फिर जैसा लोग समझते हैं वैसा करें। तो ये होटल वाले को फ्री होल्ड कर दिया गया था। उसने पूछा था कि सर कैसे करना है, तो हमने कभी आपके यहाँ जो लोग रुके हैं उन्हीं से आप राय ले लो, जैसा लोग समझते वैसा करो। अब उनको एंजॉय मोड में आने दो, एंजॉय करो जिसको एंजॉय करना है, जैसा करना। अभी हम लोग वो फैमिली के साथ आए हैं, रिफ्रेश करना है उनको, माइंड फ्रेश करना है, तो पाबंद लगाना नहीं चाहते। तो होटल के लोगों ने कुछ साथियों को पूछा, तो अधिकांश 90% से ज्यादा साथियों की राय ये आई कि सब नॉनवेज चल सकता है। तो 22 तारीख को तो हमने प्रतिबंध कर दिया था बिल्कुल। तो उन्होंने 22 तारीख की शाम को डिनर में नॉनवेज नहीं बनाया था, लेकिन एक करी फिर भी उन्होंने बना दिए थे, अंडा फिर भी बना दिया। ये रहा, चलो विशेष रूप से इसका ध्यान रखेंगे, है ना। लेकिन ये बात, भिक्षु संघ में ब्राह्मणों ने प्रवेश कर लिया, तो ब्राह्मणों ने बड़ी प्री प्लानिंग से जो भिक्षु बन गए, उन्होंने धर्म को रोकने के लिए कुछ ऐसे प्रचार ज्यादा किए जिससे लोग धर्म से ना जुड़े। तो उसमें एक बहुत बड़ा प्रयास जो किया ब्राह्मणवादी, ब्राह्मण किस्म के लोग जो भिक्षु बने, भिक्षु संघ में प्रवेश हुए, उसमें यह भी था कि ऐसा जिससे भी लोग ज्यादा से ज्यादा ना जुड़े, है ना। तो हमें एक न्यूटन होके, लिबरल होके इसका अध्ययन चिंतन करना है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बुद्ध और उनका धम्म लिखा है, और उसमें एक प्राचीन काल का उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध के जमाने की घटना का जिक्र किया है, और उसका विषय है भोजन कर्मों का महत्व। भोजन का महत्व नहीं, कर्मों का महत्व है। और उसमें एक घटना की चर्चा है लंबी चौड़ी, कि तथागत एक बार हिमालय में गए हुए थे, जब वो वहां रहा, वो पढ़ लेना आप लोग, वो दोनों धम सबके पास है, उनका ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता। बाकी हम जहां जहां जिस जिस कंट्री में बुद्धिज्म पहुंचा है, तरक्की उन्होंने पूरी दुनिया में की है। तो जापान का हम नंबर 1 पे नाम ले सकते हैं, दूसरे नंबर पर चीन का नाम ले सकते हैं, थाईलैंड जिसका रिकॉर्ड है कि दुनिया में आज तक तमाम बड़ी बड़ी ताकतें गुलाम रही हैं, लेकिन थाईलैंड एक ऐसा राष्ट्र, एक ऐसा देश है जो न कभी अंग्रेजों का गुलाम रहा, न कभी मुगलों का गुलाम, है ना। और 98% वो बुद्धिस्ट राष्ट्र है। लोग लोग आज शिक्षा दीक्षा लेने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। तो जिन राष्ट्रों की मैं बात कर रहा हूँ, उन राष्ट्रों में भी खान पान पर कोई प्रतिबंध नहीं। तथागत ने जो अपने उद्देश्य में कहा, एक बार उनसे पूछा कि बहुत छोटे में समझा जाए धम्म क्या है, तो तथागत ने कहा मन वाणी और कर्म, यही धम्म है। मन को निर्मल रखना, वाणी को करुणामय रखना, और किसी दूसरे व्यक्ति को तकलीफ ना हो ऐसा कर्म करना, यही धम्म है। इसी को 5 शील और अष्टांग मार्ग में विभाजित किया गया। ठीक है। तो ये बातें मैं इसलिए आप लोगों से कह रहा हूं कि इसे हमें थोड़ा न्यूटन होके भी सोचना है। माननीय दशरथ मुद्रा जी की जो बात है, मैं उसका समर्थन करता हूं। उन्होंने बड़ी स्पष्ट एक बात कही कि जो वेजिटेरियन लोग हैं, एक तो ऐसे जो खाते नहीं हैं, लेकिन किसी के खाने में उनको कोई एतराज नहीं, है ना। एक ऐसे हैं कि खुद भी नहीं खाते हैं, और उनके समक्ष कोई खाता है तो उनको
अच्छा नहीं लगता, या उनके मन को वो नहीं भाता, जैसे उन्होंने कहा कि उनको वॉमिटिंग हो गई, तो ये बिल्कुल सही बात है। ऐसे लोग हैं, उनका ध्यान हम लोग रखेंगे। और पहले हम कभी नारा लगाते थे कि बीएसपी का नारा है सारा देश हमारा है, लेकिन हमने ऐसा सोचा कि जब सारा देश हमारा है तो आरबीएम का भी कर्तव्य बनता है कि सारा देश घूमा जाए, सारा देश घूमा जाए। इसलिए प्रत्येक वर्ष या वर्ष में 2 बार हम लोग अलग अलग प्रोग्राम रखते हैं। आरबीएम से जुड़े हुए भी मैं बहुत सारे लोगों की बातें आपको बता सकता हूँ कि वो कट्टरपंथी बुद्धिस्ट थे, बुद्ध धर्म के कट्टरपंथी, लेकिन कभी बौद्ध गया नहीं गए थे। मैं उनको पूछता था, बुद्ध गया गए हैं सर आप? तो कहते थे कि नहीं नहीं, बुद्ध गया नहीं जाना हो पाया। सारनाथ गए हैं? जी सारनाथ नहीं जाना हो पाया। श्रावस्ती गए हैं? जी श्रावस्ती जाना नहीं हो पाया। लुम्बिनी गए हैं? साहब नहीं हो पाया। तो मैं उनको फिर थोड़ा सा इशारे इशारों में कहता था कि मुसलमान है, नहीं गया। काहे का मुसलमान है, यही तो हमारे मदीना मक्का है। तो हमने उस बात को ध्यान में रखकर 2 बार बुद्ध गया में 3-3 दिन का 12, 13, 14 अक्टूबर का प्रोग्राम किया, सारनाथ में किया, श्री श्रावस्ती में किया, 5 दिन का लुम्बिनी में किया, है ना। अभी एक संकसा बचा है, ये आपको बता दूं। संकसा आगरा के पास है, तो वो पास है इसलिए ध्यान नहीं गया कभी उधर। संकसा पे भी कोई संगति हम लोग रखेंगे, तो धम्म को पूरे देश में पहुंचाने के साथ साथ, उसको फैलाने के साथ साथ, देश के जो प्रमुख स्थान है, कम से कम जो लीडर हैं, जिनको लीड करना है, जिन 140 करोड़ भारतीय नागरिकों को लीड करना है, तो वो कम से कम वो समझ भी ले, घूम भी ले। और यही ब्राह्मण के पास सबसे बड़ी ताकत है, वो घुमक्कड़ जाती है। घुमक्कड़ जाती है तो हर जगह का उसको टेस्ट मालूम है, हर जगह का कल्चर उसको मालूम है, हर जगह की भाषा, वाणी, लोगों का व्यवहार, लोगों का मन, लोगों का दिल उसको ज्ञान में है। ज्ञान में भी है, संज्ञान में भी है। तो उसी हिसाब से फिर वो अपनी सफलता के लिए रणनीति को बनाता है। तो कश्मीर कार्यक्रम चिंतन शिविर के साथ साथ उसका एक उद्देश्य ये भी था कि हमारे देश का चर्चित स्थान है, और लोग कहते हैं कि पृथ्वी पे किसी को स्वर्ग देखना है तो कश्मीर जाइए। मैंने वहां के लोगों से काफी पूछा, क्योंकि मैं बीमार पड़ गया था तो मैं नहीं गया था घूमने के लिए। तो मैंने वहाँ जो काम वाम करते कर्मचारी उनको बैठाला, 1-1 घंटे, 2-2 घंटे उनसे मैं बातें करता रहा। तो मैंने कभी वैसा हमको लग नहीं। ये शहर कश्मीर तो बिल्कुल हमारा ऐसा लग रहा है जैसे आगरा शहर है। तो उसने कहा कि देखो सर, आपने कैसा कश्मीर सुना? तो मैंने कहा हमने तो सुना था वहां बर्फ पड़ती है, ये होता है वो होता है। तो उन्होंने कहा ऐसा कश्मीर देखना है तो आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इन 4 महीनों में आइए। और जहां आप रुके हैं ना सर, यही आप सुबह उठेंगे, कमरे से बाहर निकलेंगे तो आपके रास्ते पे बर्फ होगी, 2-2 इंच, 6-6 इंच, 8-8 इंच छत पे बर्फ होगी। तो मैंने कहा तो इसका मतलब हम गलत समय पे आ गए। बोले गलत समय पे नहीं आए सर, पूरे दुनिया के लोग इसी टाइम पे आते हैं, गर्मियों में आते हैं। जब भयंकर गर्मियां होती हैं तब लोग कश्मीर में आते हैं, जिससे गर्मी का प्रभाव कम रहे।
विवाद है, ये ये पॉलिटिकल विवाद है, ये राजनीतिक विवाद है, ये राजनीतिक विवाद है। इंडिया में जो लोग वोट बटोरना चाहते, वोट हासिल करना चाहते हैं, वो कश्मीर की लड़ाई करते हैं और मुसलमानों को गालियां देते हैं, मुसलमानों का विरोध करते हैं और नॉन मुसलमानों का वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं। ठीक इसके उल्टा, ठीक इसके उल्टा जो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान भी जस्ट इसी पैटर्न पे काम करता है, वहां की पॉलिटिक्स भी इसी पैटर्न पे काम करती है। ये कहते हैं कश्मीर हमारा है, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, है ना। इस पे पॉलिटिक्स करते हैं। पाकिस्तान की राजनीति, पाकिस्तान के लीडर लोग इस बात पे पॉलिटिक्स करते हैं कि जो उनके हिस्से में है उसको तो वो कहते हैं आजाद कश्मीर है, और जो भारत के हिस्से में है उसको कहते हैं गुलाम कश्मीर। जो पाकिस्तान के हिस्से में है उसको कहते हैं आजाद कश्मीर है, और जो उनके जो पाकिस्तान के हिस्से में उसको कहते हैं ये कश्मीर, आजाद कश्मीर है, नाम है ये, बोलचाल की भाषा है। और भारत के कश्मीर को वो कहते हैं ये गुलाम कश्मीर है। तो हम गुलाम कश्मीर को आजाद कराना चाहते हैं। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कश्मीर के रहने वाले लोगों को, आपने और भी देखा होगा, 95% से ज्यादा मुसलमान रहता है कश्मीर में। अच्छा बताओ, पहनाव से, उनकी बोली भाषा से, उनके व्यवहार से ऐसे लग रहा था कि ये कट्टरपंथी मुसलमान है। लेडीज से घूम रही थी, बुर्का नहीं था। 100 में से 90% लोगों की दाढ़ी नहीं थी, वो वाली टोपी नहीं थी। हम अपने आगरा में अगर ढोली खार में जाते हैं, सैयद पाड़ा में जाते हैं, लोहा मंडी में जाते हैं, है ना, आजम पाड़े में जाते हैं, तो हमको लगता है कि पाकिस्तान ये मुसलमानों का क्षेत्र है। लेकिन पूरा कश्मीर देखने में आपको ये महसूस नहीं हुआ होगा कि यहाँ 95% से ज्यादा मुस्लिम रहते हैं, है ना। महसूस किया कि नहीं आप लोगों ने ये बात? मैंने इसको महसूस किया। तो ये भी हमको एक सच्चाई अपने कैडरों में बतानी है कि कश्मीर में रहने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई शांति चाहते हैं, जैसा है वैसा चाहते हैं। मुसलमानों का भी कोई लगाव नहीं कि ये सब पाकिस्तान में जाना चाहिए, है ना। ये केवल कश्मीर का जो झगड़ा है वो भारत और पाकिस्तान के नेताओं का झगड़ा है, ये वोट की लड़ाई है, ये वोट की लड़ाई है, ये कश्मीर की लड़ाई नहीं है पूरी तरह से, है ना। ये हमने सोचा है। तो इसके लिए दूसरी बात कर लेते हैं। जिम्मेदार साथी बैठे हैं, अब हमें पूरी शक्ति, पूरी ताकत का इस्तेमाल नागपुर के कार्यक्रम के लिए करना। लेकिन नागपुर का जो कार्यक्रम है उसका स्वरूप क्या होगा, उसका अभी फाइनल निर्णय नहीं हुआ। तो स्वरूप, उसके कार्यक्रम का स्वरूप 3 प्रकार से हो सकता है, 3 प्रकार से। पहला तो यह है कि अशोक विजयदशमी जो दिन 12 अक्टूबर, नहीं, दिनांक 12 अक्टूबर, दिन शनिवार को है, तो एक ही दिन प्रोग्राम रखा जाए पूरे देश का, दीक्षा का प्रोग्राम। क्योंकि मैं समझ रहा हूं जिस प्रकार का प्रचार प्रसार होगा उसके हिसाब से हजारों हजारों की संख्या वहां पहुंचने वाली है पूरे देश से, है ना। तो क्या एक दिन का रखा जाए? एक ये है, प्रस्तावना में है, आप सबके लिए, लोगों के लिए प्रस्ताव है, आप इसको नोट कर दीजिए, ठीक है। एक, भाई एक ही दिन का रखे दीक्षा भूमि पे, दीक्षा सब लोग ग्रहण करें, दीक्षा के बाद जिसको रुकना है रुके, जिसको वापस आना है आ जाए, जिसको घूमना है घूमे। वहां भी कई चीजें देखने की हैं, देखी जा सकती हैं। बाबा साहब का मिजोरम है जिसमें उनके ओरिजिनल जूते, टाई, वो टाइप मशीन रखी है जिससे संविधान टाइप हुआ था, है ना। बाबा साहब के अखबार, बाबा साहब के पेन, बाबा साहब की ओरिजिनल वहां बहुत सारी चीजें रखी हैं, जिसको शायद चिचोरी कहते हैं, चिचोरी 40 किलोमीटर दूर है वहां से। नागलोई है, नागलोक, नागलोक है, और ड्रैगन टेम्पल है,
देखने लायक कई चीजें हैं वहां जिसे देखा जा सकता है। एक प्रस्ताव तो यह है। दूसरा प्रस्ताव यह कि जैसा हमेशा हम लोग करते आए हैं 3 दिन का, है ना, 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, वैसा ही प्रोग्राम किया जाए। 12 को दीक्षा ले ली जाए, 13 को समीक्षा या उपदेश जो न होगा, भाषण वगैरह वो हो जाएंगे, और 14 को जैसा हम लोग धर्म प्रचार यात्रा निकालते आए हैं वो निकाली जाए। यह है। तीसरा है कि 5 दिन का भी किया, 11 को लोग आ जाएं, 12 को दीक्षा हो जाए, 13 को चर्चा हो जाए, 14 को दोपहर तक विश्व धम्म शांति यात्रा हो जाए, और उसके बाद फिर चर्चा हो जाए, और 15 को दोपहर तक चर्चा हो जाए, दोपहर के बाद भोजन के बाद समापन हो जाए। तो इस प्रकार से भी कार्यक्रम हो सकता है। लेकिन इसमें एक दिन का आप प्रोग्राम रखेंगे तो खर्चा एक दिन के हिसाब से होगा, 3 दिन का रखेंगे तो खर्चा फिर 3 दिन के हिसाब से होगा, 5 दिन का रखेंगे तो खर्चा 5 दिन के हिसाब से होगा। तो ऐसा आया हमारी समझ में कि इस पर भी आप सब लोगों की राय लेनी चाहिए। तो इसके लिए 7 जुलाई को रविवार है, और हम सुबह 9 बजे, आज जैसे 10 बजे शुरू किए थे ना, तो 10 बजे नहीं शुरू करेंगे, 9 बजे शुरू करेंगे, और 11 बजे तक खत्म कर देंगे, क्योंकि साथियों की मीटिंगें लगी रहती है तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम जाती है। और उसमें अंतिम निर्णय हो जाएगा 7 जुलाई को, नागपुर के कार्यक्रम का जो स्वरूप है उसका अंतिम निर्णय हो जाएगा कि इसका पूरा स्वरूप क्या रहेगा। एक खास बात मैं आपको बता दूं कि 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार से दोपहर तक आपको पहुंचना, तो ये टिकट तो आप करा ही लीजिए। 11 अक्टूबर के दोपहर तक, लेट पहुंच रहे हैं तो 4 बजे तक, शाम 4 बजे तक आपको पहुंचना है ना। क्योंकि जो दीक्षा का समय हमको मिला है दीक्षा भूमि के मंच पर, दीक्षा भूमि स्मारक समिति है वहां, उसके चेयरमैन है भदन अर्जुन सुरई ससाई। तो उन्होंने हमको टाइम दिया है केवल 2 घंटे का, 2 घंटे का टाइम दिया है, 9 बजे से 11 बजे का। तो सुबह हम लोगों को देश भर से जितने लोग भी पहुंचेंगे, 8 बजे तक नहा धो के तैयार होके और नाश्ता लेके 9 बजे तक हमको दीक्षा भूमि पहुंचना पड़ेगा, है ना। तो ये इस किस्म का उनका टाइम है। तो इसलिए 11 तारीख को दोपहर तक, अधिकतम लेट होना चाहते हैं तो 4 बजे तक पहुंचना ही पहुंचना होगा जरूर, जिससे उनकी वहां व्यवस्था हो सके। अभी आचार्य जी से मेरी बात हो गई है, बालक सुबह साहब जुड़े हैं, आचार्य जी भी जुड़े हैं। अभी उनसे नागपुर यूनिट से टाइम लेके ये साथी दोनों चले जाएंगे, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं भी चला जाऊंगा, तो नागपुर यूनिट के साथ भी बैठ के पूरी प्लानिंग तैयारी कर लेंगे। तो एक ये खास काम करना है। दूसरा मैं एक निवेदन और कर दूं, आप लोगों को किसी को भी किसी के व्यक्तिगत अकाउंट में पैसे नहीं डालने। व्यक्तिगत, जिसकी भी मदद करनी है वो आरबीएम के द्वारा होगी। आपको जो भी सहयोग करना है आरबीएम को सहयोग करो। आप नाम से कर दो कि मैं ये 5,000 रुपये फला व्यक्ति को उसकी आर्थिक मदद कर रहा हूं, है ना, तो वो 5,000 आपका उसी व्यक्ति को पहुंच जाएगा। लेकिन सीधा मत करो, डायरेक्ट मत करो, है ना। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे 2 रीजन है। एक तो यह है कि किसी भी संगठन का अनुशासन उस संगठन के लिए सर्वोपरि है। यदि अनुशासन नहीं है तो वो संगठन लंबी उम्र तक जिंदा नहीं रह सकता, उसको खत्म होना ही है। ठीक है, पहला तो ये। दूसरा यह कि व्यक्तिगत रूप से अगर आप धन दोगे, पैसा दोगे, तो उस व्यक्ति में पैसे के प्रति
आसक्ति बढ़ सकती है, आसक्ति बढ़ सकती है, और उसका पूरा का पूरा ध्यान पैसे के प्रति हो सकता है। उदाहरण क्या है इसका, प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है हमारा वर्तमान का भिक्षु संघ। जो हमारे भिक्षु हैं वर्तमान में, गृह त्याग किया है उन्होंने, चीवर पहना है, लेकिन धम्म को कोई फायदा नहीं हो रहा, समाज को कोई फायदा नहीं। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उनका पूरा का पूरा ध्यान, पूरी की पूरी आसक्ति धन के प्रति हो गई। तो वो गांव गांव उपदेश करने नहीं जाते, गांव गांव शहर शहर मोहल्ले मोहल्ले में लोगों को शिक्षा नहीं देते धर्म की। वो सिर्फ और सिर्फ संस्कार कराते, लगन कराना है, शादी कराना है, बर्थडे कराना है, क्योंकि उसमें धन मिलता है ना। व्यक्ति के, एक व्यक्ति के बुलावे पे उसके घर जाते हैं तो वह भोजन मिलता है, और भोजन की उन्हें कम चिंता रहती है, धम्मदान की ज्यादा चिंता रहती है। तो भिक्षु संघ वर्तमान में जो हमारा है, उसकी धन के प्रति आसक्ति ज्यादा होने के कारण वो धर्म को लाभ नहीं दे पा रहे, समाज को उसको लाभ नहीं दे पा रहे। तो ऐसे ही हम, ये मैं आपको कह रहा हूं रोहित बौद्ध की लिए कह रहा हूं। रोहित बौद्ध को जब वहां असिस्टेंट नेशनल कमांडर डीएसएस बनाया गया, तो कुछ साथियों के मन में ऐसा है कि भाई उनसे मिले पूछे, तो उन्होंने कहा सब मैं आर्थिक रूप से बहुत गरीब हूं, मेहनत मजदूरी करता हूं। सही बात है, ये मैंने भी उनसे, रोहित बौद्ध से पिछले मैं सतना प्रोग्राम में गया था, तब से मुझे जब उनके बारे में जानकारी हुई तो मैं उनसे चर्चा करता हूं, और मैंने उन्हें कई बार ये कहा है कि जितना आप मेहनत मजदूरी करके कमा लेते हो, उतना हम सेंटर ऑफिस से आपको देंगे। आप फुल टाइम आरबीएम के लिए काम करो, फुल टाइम डीएसएस को तैयार करो, है ना। मैंने उनको ये भी कहा कि आपकी जीवन संगनी क्या करती है, तो उन्होंने बताया कि सर वो भी खेत में मजदूरी करती हैं। तो मैंने कहा अगर आप एक बार पहले महीने 2 महीने आप रुक लो सेंटर ऑफिस, और फिर ठीक समझो तो आप पूरे परिवार के साथ रुक लेना, बच्चे आपके स्कूल में पढ़ लेंगे, इंटर तक अपना कॉलेज है, और उनकी जो जीवन संगनी है, तो वो भी स्कूल में कुछ हाथ बटा लेंगी। बहुत लोग काम करते, 40-45 लोग स्कूल में काम करते हैं, महिलाएं भी करती हैं, लड़कियां भी करती हैं, तो वो भी कुछ स्कूल में हाथ बटा लेंगी, तो कुछ उनको आर्थिक मदद स्कूल की तरफ से भी मिल जाएगी। तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई का भी इंतजाम हो जाएगा, आपको कोई तकलीफ नहीं जाएगी, और जितना आप कमा लेते हैं लगभग उतना हम लोग आरबीएम के माध्यम से सब लोग मिलजुल के आपकी आर्थिक मदद करते रहेंगे। तो हमारे लिए एक फुल टाइमर वर्कर तैयार हो जाएगा, एक लड़का, नौजवान लड़का। तो ये मैंने उनको खुद कहा। तो कुछ साथियों ने उनको कहा भाई हम आपको पैसा देना चाहते हैं, आप अपना क्यूआर कोड दे दीजिए। अब वो क्यूआर कोड सारे ग्रुपों में शेयर हो गया, सारे ग्रुपों में, है ना। तो इससे क्या होगा कि आज रोहित बौद्ध के लिए हुआ है, उन्होंने अपना किया है, कल कोई दूसरा साथी करेगा, फिर परसों कोई तीसरा करेगा, फिर कोई चौथा करेगा। पता चलेगा कि अनुशासन खत्म, और अनुशासन खत्म तो संस्था आज नहीं तो कल खत्म। पैसे के प्रति आसक्ति हो जाएगी, पैसे के प्रति लोगों की। और उदाहरण हमारी अपनी पार्टी भी है, हमारी बहुजन समाज पार्टी भी है। जब तक मान्यवर काशीराम साहब थे, 15 सितंबर 2023 3 को उनको ब्रेन अटैक आया था, तब तक पैसे की आसक्ति नहीं थी हमारे लोगों में, पैसे की आसक्ति नहीं थी। तो हमारा मिशन दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा था, है ना। उसके बाद जो लीडरशिप आई है, तो उसमें पैसे की आसक्ति आ गई। कड़वा सच है, आलोचना नहीं है, आलोचना नहीं है, कड़वा सच है, स्वीकार करना चाहिए। तो पैसे की आसक्ति आई तो फिर जिला अध्यक्ष को, विधानसभा अध्यक्ष को, मंडल कोऑर्डिनेटर को, और स्टेट कोऑर्डिनेटरों का तो कहना ही नहीं रहा। 5 स्टार होटल चाहिए, है ना, फॉर्च्यूनर से कम कार नहीं चाहिए, है ना। पैसे के प्रति आसक्ति आ, मतलब मिशन की चाहत कम हो गई, ताजमहल कैसे खरीदा जाए इसकी चाहत ज्यादा।
बड़ा मैं दुखी होके बोल रहा हूं ये सब। जब ये हो गई तो हमारे मिशन की दशा देख लीजिए आज क्या है ना। तो कम से कम जो अनुभव है, जिंदगी का अनुभव है, संगठन का अनुभव है, आप सबका हमारा सबका है, तो उसका हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी उसका एक दर्शन तैयार करें, एक रूट तैयार करें। इसीलिए बुद्ध ने भी जब भिक्षु संघ बनाया था तो भिक्षुओं के लिए कहा कि आपको निर्धन ही रहना है, धन नहीं होगा। 8 वस्तुएं निर्धारित कर दी, इसके अतिरिक्त आपका कुछ नहीं होना चाहिए। और उनके ये आलोचना नहीं है संघ की, जो कमियां हैं, तो कम से कम हम दूसरों को तो नहीं बचा सकते, लेकिन आरबीएम को बचाया जा सकता है ना। तो इसलिए आप मदद करना चाहते करो, मैं पूरे देश से कर रहा हूं, रोहित वध की मदद करो। अगर आप ये कहोगे कि ये 10,000 रुपए रोहित वध को देने, तो आप आरबीएम के अकाउंट में डालो, हम पैसा वहां से देंगे, उसका एक रिकॉर्ड रहेगा। एक ये रहेगा कि भाई सहयोग से इसको कितना पैसा मिल पा रहा है, उस पैसे से इसका गुजारा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। एक बिंदु तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया, ज्यादा पैसा तो नहीं मिल रहा, ज्यादा पैसा मिलेगा तो पैसे के प्रति फिर आसक्ति बढ़ती चली जाएगी, और आसक्ति जितनी धन के प्रति व्यक्ति की बढ़ेगी उतना ही वो मिशन से विमुख होता जाएगा, दूर होता जाएगा। तो ये 2-3 बातें मैंने आप लोगों के बीच में रखी हैं। राज्य कमेटी जल्दी से जल्दी बनानी है, आप लोग माइंड अपना ब्रीफ कर लीजिए। और प्रत्येक जिले से एक एक व्यक्ति का नाम आपको संयोजक के रूप में बहुत जल्दी देना। जितने भी हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी हैं, राज्यों के प्रभारी हैं, या प्रदेश के अध्यक्ष उपाध्यक्ष महासचिव हैं, या मंडल कमेटी के हैं, डीएसएस, आरबीएम और एसएनपी, इनके लिए एक एक व्यक्ति आपको प्रत्येक जिले से संयोजक के रूप में बहुत जल्दी देना है। ठीक है। और इसके बाद फिर जो अशोक विजयदशमी आ रही है 2024 में 12 अक्टूबर को, चलो बुद्ध की ओर, चलो नागपुर, हर घर पर पंचशील का झंडा, कम से कम 10 करोड़ पंचशील के झंडे अशोक विजयदशमी के दिन लगने चाहिए। हर घर पे, हर गांव में, हर शहर में, हर मोहल्ले पे, हर दुकान पे, है ना। एक ही अभियान हम लोगों को चलाना है। उन्हें एक बार साथी जो कश्मीर गए, देखिए खुशी की बात यह है कि इतने ऊंचे पहाड़ों पर, इतने खतरनाक रास्तों से हम लोग कश्मीर पहुंचे और सकुशल वापिस आए, अपने अपने घर पहुंचे। किसी प्रकार की कोई दुर्घटना, किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। इसके लिए हम तथागत बुद्ध और कुदरत का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि बुद्ध की और कुदरत की हम सभी के ऊपर इतनी कृपा रही कि सकुशल हम लोग हंसते खेलते गए थे, और उससे ज्यादा हंसते खेलते हम अपने अपने घरों में वापिस पहुंचे हैं, है ना। और जो भी साथी गए उनको बहुत बहुत उनका साधुवाद। और छोटी मोटी बातें आई हैं उनका हम अगले प्रोग्रामों में निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे, और कोशिश करेंगे कि वो कमियां कम से कम ना आ पाए दोबारा से, है ना। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद माननीय संस्थापक अध्यक्ष जी। आपने आज की वेबिनार में बहुत अच्छी अच्छी बातें साझा की। अब मैं वेबिनार को आगे ले जाते हुए हमारे राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर किशोर बोस जी हमारे बीच में आशीर्वाद प्रबोधन एवं समापन के लिए मैं